हाय एवरीवन, होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। ये दूसरा वीडियो है। पहले वाले वीडियो में हमने स्ट्रेटजीज़ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो चैप्टर फर्स्ट में इम्पोर्टेंट हैं और जो चैप्टर सेकंड में इम्पोर्टेंट हैं और किस तरीके से हम चैप्टर फर्स्ट को प्रिपेयर करें और चैप्टर नंबर फोर को प्रिपेयर करें, यानी लिविंग वर्ल्ड और एनिमल किंगडम के लिए क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, वो मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप जा सकते हैं, उस वीडियो को आप पहले देखें। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर सेवन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, चैप्टर नंबर एट सेल और चैप्टर नंबर टेन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में बात करेंगे। इनकी स्ट्रेटजीज़ और इनमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इस वीडियो में हम इन्हीं तीन चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अगर हम चैप्टर सेवन की बात करें, इस चैप्टर सेवन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है, किस तरीके से इसको हम तैयार करें एग्ज़ाम के लिए, कितना टाइम लगना चाहिए इसको प्रिपेयर करने में, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले जब आप इस चैप्टर को स्टार्ट करोगे पढ़ना, तो पहली चीज़ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए टिश्यू की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है। और क्योंकि जब भी कोई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा इसमें, तो पहले बहुत ज़्यादा चांसेस है वहाँ पे आपको आएगा डिफाइंड टिश्यू, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो होगा एपिथेलियल टिश्यू या कोई भी और टिश्यू जो है उसको एक्सप्लेन करना होगा। तो पहली चीज़ जो है आपको इस टिश्यू की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में सिंपल टिश्यू और कंपाउंड टिश्यू के दरमियान में क्या डिफरेंसेस हैं ये आपको पता होना होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार अब तक बोर्ड एग्जाम में आया है, इसके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं आने के, वो है एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, किसको कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसके टाइप्स क्या है। आपका जो स्टडी मटेरियल है, आप उसको अपनी एनसीईआरटी के साथ कंपेयर करो और फिर देखो जो एनसीईआरटी पे टाइप्स को एक्सप्लेन किया है उन्हीं टाइप्स को आप पढ़ो। तो एपिथेलियल टिश्यू और इसके टाइप्स क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह लूज़ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में एक शॉर्ट नोट और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में एक शॉर्ट नोट, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा आप पढ़ लेना, बहुत चांसेस हैं, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू बहुत बार आया है, मे बी इस बार ना आए। तो किसी और टिश्यू को उन्होंने ट्राई किया, तो लूज़ कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू को आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद फिर से और एक क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वो है क्या डिफरेंस है बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, और क्या डिफरेंस है बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट। ये दो चीज़ें जो है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत बहुत बार अभी तक एग्जाम में आ चुके हैं। तो इसमें मैं डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ। इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ से आने के हैं कि एपिथेलियल टिश्यू क्या है और इसके टाइप्स क्या है। इसी तरह फिर डिफरेंस बिटवीन टेंडन क्या है और डिफरेंस बिटवीन लेगमेंट क्या है, बून और कार्टिलेज के दरमियान में क्या डिफरेंस है। इस तरह डिफरेंशियल आप याद कर लोगे कि स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल्स के दरमियान में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे मैं एपिथेलियल टिश्यू में मैं और एक चीज़ ऐड करूँगा जो मैं यहाँ पे भूल गया हूँ लिखना, वो है आप यहाँ पे टाइट जंक्शंस किनको कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेना। एडिनेंट जंक्शंस किनको कहते हैं, ठीक है, एडिनेंट जंक्शंस किनको कहते हैं, ये चीज़ें आप लोग थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना, इसकी फंक्शंस क्या है, थोड़ा थोड़ा सा एक एक दो दो लाइन्स, उससे ज़्यादा नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस चैप्टर के लास्ट पे जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप नहीं, लॉन्ग आंसर टाइप आपका जितना पढ़ना था मैंने आपको बता दिया, जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें है एक एक लाइन के या दो दो लाइन के, आप अपनी टेक्स्ट बुक जाके खोलो, एनसीईआरटी जो आपके पास है उसके पास लास्ट में जितनी भी वो छोटी छोटी जैसे एक एक लाइन या दो दो लाइन के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उनको आप बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि सीबीएसई पैटर्न आपका है तो वहाँ से वो डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जो भी चैप्टर आप प्रिपेयर करोगे, इनफैक्ट हर एक चैप्टर में आप लास्ट पे जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उनको आप बहुत अच्छे से स्टडी करोगे। आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लेना। तो अगर आप देखोगे, इसमें अगर किसी क्वेश्चन को आपको टाइम लगेगा याद प्रिपेयर करने में, वो है यही एपिथेलियल टिश्यू एंड इट्स टाइप्स। बाकी के जो जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं बहुत इजी है, बहुत 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 ज़्यादा इजी है। तो इस चैप्टर को मैं रखूँगा ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, किसी किसी बच्चे को 3 घंटे भी लग सकते हैं जिसने पढ़ा नहीं होगा, बट जिस बच्चे ने ये पढ़ा होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे इसको प्रिपेयर करने में लगेंगे। क्यों? क्योंकि टिश्यू की डेफिनेशन याद करनी है, सिंपल टिश्यू और एपिथेलियल कंपाउंड टिश्यू के दरमियान में क्या डिफरेंस है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेनिस कनेक्टिव टिश्यू किसको कहते हैं, बून और कार्टिलेज के दरमियान में क्या डिफरेंस है, टेंडन और लिगामेंट के दरमियान में क्या डिफरेंस है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल के दरमियान में क्या डिफरेंस है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसके टेक्स्ट बुक के एंड पे जो चैप्टर के लास्ट पे दिए हुए हैं उनको आप लोग प्रिपेयर करना। अब आप बोलोगे सर इसमें
कॉकरोच भी है, फ्रॉग भी है, अर्थवॉर्म भी है, उस पे भी आप लोग जो लास्ट पे दिए हुए क्वेश्चंस है, ठीक है? और मैं इसमें अगर अगर किसी ने वो पढ़ा है, बस वो इसी के लिए मैं बताऊँगा, जिस जिस बच्चे ने वो पढ़ा है, तो वो उन सब की एनाटॉमी और उन सब की मॉर्फोलॉजी को पढ़े। अब क्योंकि आपको 70% करना होता है, तो इसको मैंने स्किप कर दिया है यहाँ से, कॉकरोच, अर्थवॉर्म और फ्रॉग को। आप बस उसकी जो लास्ट पे कॉकरोच, अर्थवॉर्म और फ्रॉग वाला जो सेक्शन है, उसके लास्ट पे अगर कहीं कहीं पे कोई 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, जैसे स्पर्मेटिड्स कहाँ पे होते हैं, जैसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है उनको आप लोग थोड़ा सा नज़र मार लेना। बाकी एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी अगर आपने पढ़ी है तो प्रिपेयर करना, अगर नहीं तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको वैसे भी 70% ऑफ द पेपर को करना होता है। तो इस वाले सेक्शन को आप प्रिपेयर करोगे, खासकर इसमें ये वाला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये आपके लिए इंशाल्लाह काफ़ी रहेगा। फिर जो चैप्टर नंबर 8 है, दूसरा वाला चैप्टर हमारा है आज की वीडियो का, वो है सेल। लगता तो ये बहुत ज़्यादा है, बट बहुत आसान है। इसमें भी कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो बड़े-बड़े आपको प्रिपेयर करने हैं, बाकी सब आसान है। सबसे पहले जब आप इस चैप्टर को स्टार्ट करोगे तो डिफरेंस क्या है? एग्ज़ाम में आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल के दरमियान में क्या डिफरेंस है? मैंने और एक डिफरेंस ऐड किया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज़ के दरमियान में क्या डिफरेंस है? प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये भी आया है एग्ज़ाम में। लगता तो सिंपल है, बट आया है एग्ज़ाम में। ये आ सकता है एग्ज़ाम में। इसमें ये वाला क्वेश्चन और जो ये वाला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया हुआ है, इसके आगे क्या मॉडल्स हैं, उसके पीछे क्या मॉडल्स हैं, उन पे आपको बात नहीं करनी है। बस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप डिस्कस करोगे, बट खासकर इसकी स्ट्रक्चर का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगे। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस है, ये फंक्शंस आएंगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसमें भी आएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनलीज इसमें हैं, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, गोल्गी बॉडीज हैं, प्लास्टिड, प्लास्टिड बहुत बार एग्जाम में आया है, प्लास्टिड और इसके टाइप्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, इन सब की बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ज़्यादा डिटेल नहीं, इन सब की बेसिक स्ट्रक्चर और इनकी बेसिक बेसिक 2 से 3 फंक्शंस को आप लोग स्टडी करना, ठीक है जी। कौन कौन सा मैंने बताया, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, गोल्गी बॉडीज़ हैं। जैसे आप फाइलम्स को पढ़ते हो तो यहाँ पे भी हम गैस नहीं लगा सकते कि इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आएगा, गोल्गी नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है, तो आप इसको प्रिपेयर कर लेना। राइबोसोम्स में आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इन 2 चीज़ों को आप ख्याल में रखें कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनमें 50s और 30s मिला के बनाते हैं 70s राइबोसोम्स, और जो यूकेरियोटिक सेल्स होती हैं, यूकेरियोटिक सेल्स में 60s और 40s मिला के बनाते हैं 80s। और राइबोसोम्स जो होते हैं इनको ये हमें हेल्प करते हैं प्रोटीन्स बनाने में, ठीक है, दे हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। इससे अलावा आपको राइबोसोम्स में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर डिफरेंस सीलिया और फ्लैजिला के दरमियान में, सेंट्रियोसोम और सेंट्रियोल के दरमियान में क्या डिफरेंस है, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है कि क्रोमोसोम किसको कहते हैं और इसके टाइप्स क्या है। अगर आप टेक्स्ट बुक देख लोगे, वहाँ पे है वो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है उसको आप ध्यान में रखोगे। और फिर से मैं कहूँगा कि टेक्स्ट बुक के लास्ट पे, एनसीईआरटी के टेक्स्ट, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके लास्ट पे जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उनको आप एक नज़र मार लेना एग्जाम से पहले, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, क्योंकि फिर से मैं बता रहा हूँ सीबीएसई का पेपर है तो उसमें वो क्वेश्चन आप वो लोग यूजुअली पूछ लेते हैं। तो इस चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए मैं 3 घंटे रखता हूँ, ठीक है जी। और इस चैप्टर में कुछ बड़ा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो बड़े क्वेश्चन इसमें है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और शॉर्ट नोट्स मैंने बताया है, लॉन्ग नहीं बताया। शॉर्ट नोट्स यानी थोड़ा सा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर कैसे होती है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेन 2-3 फंक्शंस। ऐसी गोल्गी बॉडीज जो है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, क्या टाइप्स ऑफ गोल्गी बॉडीज हैं, इसकी 2-3 फंक्शंस, प्लास्टिड्स के क्या टाइप्स होते हैं, किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, और 2-3 टाइप्स। इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रहेगा आपका स्ट्रेटजी, सेल को कैसे प्रिपेयर करना है। और जैसा मेरा इन्फो तो आप सबके पास है, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हो कि अगर आपको इसमें से किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है मेमोराइज करने में, तो वो क्वेश्चन में उसका छोटा वीडियो बना सकता हूँ कि स्पेसिफिक कोई टॉपिक होगा आपका जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो वो वीडियो बना सकता हूँ मैं, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी। उसके बाद आज के वीडियो का जो आखिरी वाला चैप्टर हमारे पास है वो है चैप्टर नंबर 10, द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसमें बहुत बार एग्जाम में एक कॉमन सा क्वेश्चन ना, डिफरेंस बिटवीन माइटोस एंड मियोसिस, बहुत बार अब तक एग्जाम में आया है कि माइटोस और मियोस के दरमियान में क्या डिफरेंसेस है, बट एटलीस्ट आपको 5 से 7 डिफरेंसेस पता होनी चाहिए कि माइटोस और मियोसिस की क्या डिफरेंसेस हैं।
और इसी तरह से साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस के दरमियान में क्या डिफरेंसेस हैं। और बहुत बार एग्जाम में आया है एक एक दो दो मार्क्स का क्वेश्चन कि माइटोसिस की क्या सिग्निफिकेंसेस हैं या मियोसिस की क्या सिग्निफिकेंसेस हैं, बहुत बार एग्जाम में आया है। अब जो ये वाला क्वेश्चन इसमें है तो मैं बताऊंगा जिन बच्चों ने ये पढ़ा है उनके लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। माइटोसिस आपको पढ़ना है, उसमें पहले इंटरफेज है, फिर एम फेज़ है। इंटरफेज में आपको G1 फेज़ है, ठीक है, एस फेज़ है, G2 फेज़ है, फिर एम फेज़ में आपको प्रो फेज़ है, मेटा फेज़ है, एना फेज़ है, टीलो फेज़ है। जी, जिसने पढ़ा है उसके लिए बहुत आसान है। तो उसको क्या करना है, कैसे लिखना है, आपको जब अगर ये क्वेश्चन आ गया, आपको पहले माइटोसिस की डेफिनेशन को याद करना है। माइटोसिस की क्या डेफिनेशन है उसको लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद आपने लिखा स्टेट्स क्या है, इसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक हो गया इंटरफेज और दूसरा हो गया एम फेज़। फिर आप लिख सकते हो कि एम फेज़ में आता है G1 फेज़, इसमें आता है एस फेज़, इसमें आता है G2 फेज़। और एक एक लाइन्स या चलो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, फिर यहाँ एक एक लाइन कर सकते हो। फिर एम फेज़ में आपको लिखना है, इसमें आता है प्रो फेज़, मेटा फेज़, एना फेज़, टीलो फेज़, दो दो लाइन्स लिखनी है। और प्रो फेज़ की एक डायग्राम बनानी है, मेटा फेज़ की एक डायग्राम बनानी है, एना फेज़ की एक डायग्राम बनानी है, टीलो फेज़ की एक डायग्राम बनानी है। बहुत बहुत ज़्यादा आसान है ये, बट मैं सजेस्ट करूंगा जिस बच्चे ने ये पढ़ा होगा उसके लिए बहुत आसान है। अब जिस बच्चे ने ये नहीं पढ़ा है माइटोसिस, मियोसिस, सेल साइकिल, तो वो इसको स्किप ना करे। कम से कम वो ये वाला क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर करे, चाहे इसने आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। माइटोस और मियोसिस के दरमियान में क्या डिफरेंसेस हैं, सिग्निफिकेंसेस क्या है माइटोस और मियोसिस की, और इस चैप्टर के लास्ट पे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में आप लोग जो है ध्यान से देख लेना, क्योंकि हर एक चैप्टर के लिए मैंने बोला कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो एट द एंड ऑफ द चैप्टर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में आते हैं क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं एग्जाम में। तो ये थे हमारे आज के चैप्टर्स। पहले वाले वीडियो में मैंने ये वाले दो बताए थे आपको, इसमें मैंने ये वाले दो, और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपने नहीं पढ़ा है, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तक जो जो स्ट्रेटजीज़ मैंने आपको, इनमें से जो भी टॉपिक आपको लगता है आप कमेंट्स में लिख दीजिए। मैं उस टॉपिक के बारे में मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं बस उसको समझाऊँगा, उसका एक छोटा सा नोट बनाऊँगा कैसे आपको एग्ज़ाम में उस टॉपिक को लिखना है। कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको नहीं आ रहा है समझ, जो आपको मेमोराइज़ नहीं हो रहा है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं आपके लिए उसके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाऊँ। अब बाकी जो है, अब हमारे पास 2 चैप्टर्स रह गए। एक हो गया बायोमॉलिक्यूल, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा, और दूसरा हमारे पास रह गया ह्यूमन फिज़ियोलॉजी, उसके बारे में भी जल्दी से इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा। आप इन चीज़ों पे, लिविंग वर्ल्ड जो है इस पे फ़ोकस कीजिए, एनिमल किंगडम पे फ़ोकस कीजिए। जैसे मैंने बोला प्रिपेयर करने के लिए ऐसे प्रिपेयर करो। इंशाल्लाह जितना आपको स्कोर करना है, आपको 70% स्कोर करना है, आपको इंशाल्लाह 70% से ज़्यादा पेपर आएगा। जस्ट फ़ोकस ऑन दीज़ थिंग्स। ये गेस नहीं है, ये स्ट्रेटजी है। अभी आपके पास टाइम है एग्ज़ाम के लिए, आप ये आराम से कर सकते हो। और बाकी जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी टॉपिक है आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इस वक्त जो आपको समझ नहीं आ रहा, आप कमेंट्स में बता दीजिए, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन होता है उसको आप दबाइए, ताकि जब जो ही मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।